बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलायंस वीविंग मिल्स लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में कंपोजिट टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी का स्टॉक मार्केट के अंदर सिंबल REWM है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ यार्न एंड फैब्रिक है। कंपनी तकरीबन 295 लूम्स और 35,520 स्पिंडल की कैपेसिटी के ऊपर कंसिस्ट करती है और ये कंपनी मुल्तान के अंदर वाक़या है। कंपनी का मेजर चंक जो है वो एक्सपोर्ट के सेक्शन में सेल्स की वजह से EPS अच्छी शो करता है। इनके क्लाइंट्स पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, चाइना और कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये बल्क अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। बल्क से मुराद इनका कोई अपना आउटलेट नहीं है, ये अपनी प्रोडक्ट दूसरे लोगों को सप्लाई करते हैं। कंपनी का एक एस्पेक्ट ये भी है कि कंपनी फातिमा ग्रुप से रिलेट करती है। फातिमा ग्रुप का सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ जो उसके एसोसिएटेड कंपनी के अंदर शामिल हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र, पाक अरब फर्टिलाइज़र, फातिमा फर्ट लिमिटेड, रिलायंस वीविंग मिल्स लिमिटेड, रिलायंस कमोडिटीज़, फातिमा शुगर मिल, फातिमा एनर्जी, फातिमा पैकेजिंग, फातिमा होल्डिंग, फातिमा वेंचर, स्प्रिंग क्लिनिक और मुख्तार ए शेख हॉस्पिटल। इसके साथ साथ कंपनी फजल क्लॉथ मिल्स के साथ मिलके फातिमा एनर्जी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की लास्ट ईयर वो अराउंड 120 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की थी और उसके अंदर फातिमा क्लॉथ मिल्स की एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट और उसके अंदर इनकी शेयर होल्डिंग भी है और उसकी भी इस फातिमा एनर्जी के अंदर अच्छी शेयर होल्डिंग है। अब ज़रा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। करंटली इसके शेयर की प्राइस स्टॉक मार्केट के अंदर 73 रुपये 94 पैसे। इसके स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये। इसने अपना 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस 83 रुपये 98 पैसे किया और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 25 रुपये 10 पैसे किया। इसका करंट फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 20% है। करंटली ये शेयर श्रेया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट में नहीं काउंट होता। अगर हम इसकी ईयर टू ईयर प्राइस ग्रोथ देखें तो 184.38% इसने लास्ट ईयर से अभी तक अपनी प्राइस में ग्रोथ हासिल किया और लास्ट 1 मंथ में अराउंड 4.14% इसने अपना ग्रोथ हासिल किया। अगर अमाउंट इन टर्म्स देखें या वैल्यू इन टर्म्स देखें इसकी प्राइस के अंदर तो 3 रुपये 94 पैसे इसने प्राइस में गेन हासिल किया लास्ट 18 सेशन के अंदर। इसकी ईयर एंड क्लोजिंग जून के अंदर है। सबसे अहम बात, इस कंपनी की बुक वैल्यू देखी जाए तो 184 रुपये 12 पैसे और इसकी एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू देखी जाए तो 228 रुपये 72 पैसे है इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने इसका बताया कि फ्री फ्लोट 20% है। इसके टोटल शेयर्स जो हैं वो 3 करोड़ 8 लाख के लगभग हैं और स्टॉक मार्केट में इनका जो स्टेक बनता है 3 करोड़ 8 लाख शेयर के मुताबिक वो तकरीबन 61 लाख के करीब इसके शेयर जो हैं स्टॉक मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट के मद में अवेलेबल हैं। अब ज़रा हम कंपनी के लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल्स देखते हैं। 2017 में 3 रुपये 29 पैसे EPS और 15% इसने डिविडेंड दिया। 2018 में 10 रुपये 8 पैसे EPS और 22.50% इसने डिविडेंड दिया। 2019 में 16 रुपये 32 पैसे EPS और 35% डिविडेंड दिया। 2020 में कोविड का ईयर होने के बावजूद 1 रुपये 99 पैसे EPS और नील पे आउट दिया। 2021 के रिज़ल्ट्स कुछ इस तरह के हैं। पहले क्वार्टर में 6 रुपये 61 पैसे EPS,
दूसरे क्वार्टर में 11 रुपये 11 पैसे EPS, तीसरे क्वार्टर में 15 रुपये 73 पैसे EPS इसने शो किया। और 2021 में जो पे आउट दिया वो 50% इन्होंने तीसरे क्वार्टर के एंड के ऊपर इन्होंने अनाउंस किया। अगर टोटल EPS देखा जाए पूरे 2021 का 3 क्वार्टर का, तो वो 33 रुपये 45 पैसे है। अगर हम पिछले 5 सालों के रिज़ल्ट्स को देखें तो अभी तक जो हाईएस्ट EPS इसने शो किया था वो 16 रुपये 32 पैसे 2019 में शो किया था। अब अगर हम इस 9 महीने के रिज़ल्ट्स पे ज़रा नज़र डालें कि कंपनी ने क्या ऐसी चेंजेस की कि जिसकी वजह से इनको एडवांटेज हुआ। सबसे पहले तो इनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ जो कि अराउंड 20% था, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो इन्होंने उठाया वो 33% इनकी एक्सपोर्ट बढ़ी, और लोकल सेल्स जो थी इनकी वो ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे रही, लेकिन 33% एक्सपोर्ट के साथ इनकी वेस्ट में भी इजाफा हुआ। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो थी वो भी तकरीबन 10% बढ़ गई, जिसकी वजह से इन्हें ओवरऑल जो एडवांटेज हुआ वो सिर्फ 20% हुआ। इसके साथ साथ जो इन्हें दूसरा बड़ा एडवांटेज हुआ वो काइबोर रेट का था। काइबोर रेट नीचे जाने की वजह से पहले ये जो फाइनेंसिंग करवाते थे वो 13% पे फाइनेंसिंग करवाते थे, और जैसे ही कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने काइबोर रेट नीचे लेके गई तो ये 7.50% के ऊपर फाइनेंसिंग करवाना शुरू हो गए, जिसमें इन्होंने अपने पिछले शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जो लोन थे उनको क्लोज़ करके दोबारा रीफाइनेंस कराया। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लोन एडजस्ट हो सकते थे उसको एडजस्ट किया, और उसकी मद के ऊपर इन्होंने उनको भी रीस्केड्यूल करवाया न्यू काइबोर रेट के मुताबिक। इसके साथ साथ कंपनी ने इस साल में और पिछले सालों में ये जितनी भी इनकी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं जो मैंने बताई हैं, इसके अंदर फातिमा सीमेंट भी प्लान है। इन तमाम कंपनियों में एज ए फाइनेंसर भी एक्ट किया, जिस तरह फातिमा एनर्जी के अंदर 100 मिलियन का फ़ंड प्रोवाइड किया, फातिमा शुगर मिल के अंदर 400 मिलियन का, रिलायंस कमोडिटी के अंदर 200 मिलियन का, फातिमा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर 300 मिलियन का, फजल क्लॉथ मिल के अंदर 200 मिलियन का, फातिमा सीमेंट के अंदर 100 मिलियन का, और फातिमा होल्डिंग के अंदर 200 मिलियन की डिफरेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की जो कि कर रखी हैं, और इनके ऊपर ये इस फाइनेंसिंग के साथ मार्कअप रिसीव करते हैं। इसीलिए ये कंपनी जो है ये शरिया कंप्लाइंट में नहीं रजिस्टर, और ये शरिया कंप्लाइंट के रूल्स को पूरी तरह मीट भी नहीं करती। रिसेंटली अप्रैल 2021 में इनके बोर्ड को सजेशन पेश की गई कि 3500 मिलियन का फंड्स स्पिनिंग प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किया जाए, जो इन्होंने लेटर ऑन 1000 मिलियन का फंड्स जो है अप्रूव किया, और उसका स्टॉक मार्केट को नोटिफिकेशन भी इन्होंने शेयर किया। रिमेनिंग जो फंडिंग है इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने वो फाइनेंस फैसिलिटी मतलब बैंकों से लेने के लिए इन्होंने अप्रूव की। इसके साथ साथ लास्ट ईयर इन्होंने शेयर किया था कि हम लोग 50 नई एयर जेट लूम्स को जो है इंपोर्ट करने जाएंगे, जिसके ऊपर लेटर ऑन इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। इनका प्लान है नई एयर जेट लूम्स को लाना और अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करना। इसके साथ साथ हम ये देखें तो इस साल के स्टार्ट में ही डॉलर जो है उसके एक्सचेंज रेट पाक रुपीस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुआ, जो कि इनकी एक्सपोर्ट की टर्म में जो रेमिटेंसेस आने हैं वो ठीक ठाक इन्हें बेनिफिट देने जाएंगे इस क्वार्टर में भी, मतलब 2022 के पहले क्वार्टर में भी। ये तो है इनके फ्यूचर प्लान्स और करंट इनकी स्टैंडिंग। अब हम इसके रेट्स को देखते हैं कि ये कहाँ खड़ी है, इसकी फेयर वैल्यू क्या बताती है और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। 73.94 करंट इसकी शेयर प्राइस है। EPS जो पिछले 7 सालों के भी अगर मैं देखूं तो मैंने नहीं देखा कि इतनी अच्छी EPS इन्होंने कभी भी शो की हो। 33.45 की है।
ईयर टू ईयर ग्रोथ में देखा जाए तो 184% इसने ग्रोथ ऑलरेडी शो कर दी हुई है पिछले साल से अभी तक। याद रखा जाए कि पिछले साल में एक ये भी बंदिश थी कि काफ़ी कंपनियां कोविड की वजह से हिट होने की वजह से काफ़ी डाउन गई थी, लेकिन 184% ग्रोथ फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ईपीएस की टर्म में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1700% ग्रोथ लास्ट ईयर के मुकाबले में अभी तक आई। ये सिर्फ 9 महीनों के रिज़ल्ट को मैं फुल ईयर के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इसकी फुल ईयर की ईपीएस 43 से 47 के दरमियान आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं इंपोर्ट के लिहाज से, जो कि इन्होंने 50 एयरजेट लूम्स जो है इन्होंने इंपोर्ट करनी है। और इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कंपनी जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, फातिमा ग्रुप, उसकी ज़्यादातर कंपनियां शुरू में बेस बनाती हैं और लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड ऑन कर जाती हैं काफ़ी अच्छे ईपीएस के साथ। और अगर इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 2014 में ये लॉस में थी, 2015 में भी लॉस में रही, ऑलमोस्ट ₹1 ईपीएस। 2017 में कुछ बेहतर हुई, 2018 में उससे बेहतर, 2019 में 18 से भी बेहतर, और 2020 में कोविड की वजह से हिट होने की वजह से तब भी ₹2 ईपीएस। लेकिन 2019 का मोमेंटम अगर हम 2021 के साथ मैच करें तो ऑलमोस्ट डबल, जिसका मतलब ये है कि 2019 में भी ₹16 ईपीएस के साथ अगर मैं इसकी हाईएस्ट प्राइस देखूं तो वो तकरीबन ₹45 पे थी। और अगर 9 महीनों का रिज़ल्ट 19 के लिहाज से डबल आया है तो फुल ईयर की एडिशन के साथ कम से कम भी इसे डबल प्राइस पे ज़रूर होना चाहिए था, जिसका मतलब है कि 90 से ₹100 के दरमियान इसे ज़रूर खड़ा होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखें तो वो ₹184 है, जो कि काफ़ी हेल्दी डिफरेंस के साथ अपनी करंट प्राइस के ऊपर खड़ा है। इसके साथ साथ अगर मैं ये देखूं कि लॉन्ग टर्म इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए, जिस तरह के मैंने इसकी ग्रोथ लास्ट 7 ईयर की बता दी, उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इसमें कम से कम भी मार्जिन 70 से ₹80 का 1.5 से 2 सालों में पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखूं तो कम से कम ये 100 को हिट करती हुई नज़र आती है। और इसका अगर पे आउट फाइनल ईयर के रिज़ल्ट के ऊपर अच्छा आता है, जबकि ये ऑलरेडी 50% पे आउट दे चुके हैं इस साल में, और अगर पे आउट अच्छा आता है तो हम देख सकते हैं कि ये 100 से आसानी से सरपास कर जाएगी। शेयर प्राइस के साथ पीई भी देखी जाए तो 2.21 है। यूजुअली हमारे यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर का जो पीई होता है वो 7 से लेकर 10 के दरमियान लाया करता है, जो कि अच्छी कंपनी और अच्छे रिज़ल्ट पोस्ट कर रही होती हैं। तो इसका मतलब है ये पीई के लिहाज से भी बहुत नीचे है, और फुल ईयर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से इसकी करंट प्राइस की पीई देखी जाए तो वो 1.70 आती है, जिसका मतलब है कि इसमें ठीक ठाक गैप नज़र आता है हमें। दोस्तों, अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें किसी भी स्क्रिप्ट को बाय करने से पहले। हम एक फंडामेंटल और स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस पेश करते हैं और उसके ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।